नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 7 अप्रैल 2026 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज आपको लगेगा सर इस फॉर्मेट में एक्चुअली देखो आज ना यूपीपीसीएस का हाल ही में रिजल्ट आया था, आपको पता है। तो आज ना बहुत सारे टॉपर्स मिलने के लिए आएंगे। यहाँ पे प्रयागराज में इवेंट है और आप में से कुछ लोगों को तो पता भी होगा। तो मैं बाहर था, दिल्ली में नहीं था, तो जैसा फॉर्मेट मिल रहा है, जैसे रिसोर्स मिल रहे हैं, उस फॉर्मेट में डिस्कस कर लें। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो यार। तो आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको दिख ही रहा है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वाला आर्टिकल है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी वाला आर्टिकल है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती वाला आर्टिकल है। तो तीनों इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2026 जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, प्लास्टिक आपको पता है, हर जगह आप प्लास्टिक देखते हो। जानते हो क्यों? हर जगह देखो आप प्लास्टिक को ना इसलिए देखते हो, प्लास्टिक सस्ता है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, किसी भी शेप में आप प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हो। मेटल को नहीं कर सकते ना। सोच के देखो, लोहा इतना भारी होता है। 2 किलो सब्जी लेने के लिए आप गए, इतना भारी लोहा लेके गए और उसमें सब्जी डाल के लाए, पॉसिबल है? नहीं है। समझ रहे हो? तो प्लास्टिक सस्ता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इतना सस्ता है कि प्लास्टिक को लोग यूज करके ना तुरंत फेंक देते हैं। अब फेंक तो दिया, लेकिन वो फेंकने से भाई वो डिग्रेड नहीं होता ना, वो पड़ा रहता है, सदियों तक वो पड़ा रहता है। मतलब अब मैं क्या बताऊं, पता लगे गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए गए। माउंटबेटन जी ने गांधी जी को बोला कि चलो आप मिलने के लिए आए हो, 1 किलो आम ले जाओ, थैली में ले जाओ। थैली में ले जाओ। तो गांधी जी जो थैली में आम लाए होंगे माउंटबेटन जी से, वो थैली आज भी यहीं कहीं पड़ी होगी, राजेंद्र नगर के आसपास किसी कूड़े के ढेर में पड़ी होगी। अरे आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो गया। ऑफ कोर्स ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक जो है वो सदियों तक इधर उधर पड़ा रहता है, डिग्रेड नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से तो आजकल कितना नुकसान हो रहा है वो आपको भी पता है। इस वजह से प्लास्टिक ना एक बहुत बड़ा क्राइसिस लेकर आया है। सरकार भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए देखो, सरकार ने 2016 में रूल्स लेके आई, सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई थी सरकार 2016 में। सरकार ने एक चीज देखो ये बोली कि भाई जो लोग प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं ना, उन्हीं की जिम्मेदारी है प्लास्टिक को कलेक्ट करना। समझ गए? 2016 में सरकार प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए रूल लेके आई थी। बाद में सरकार एक और बढ़िया कंसेप्ट लेके आई, ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, मान लो महेश है, महेश चिप्स की एक फैक्ट्री चलाता है। सरकार ने बोला भाई महेश, तुम चिप्स बेच रहे हो, तो जिस प्लास्टिक की थैली में तुम चिप्स बेच रहे हो ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है वो प्लास्टिक की थैली को वापस इकट्ठा करना। तो यही है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कंसेप्ट तो ये बहुत बढ़िया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सरकार ने एनुअल टारगेट भी सेट कर दिए। सरकार को इस चीज का पता था कि यार एक ही बार में हम बोलेंगे तो मतलब सारे कंपनीज मान जाएंगे सीधा सीधा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सरकार ने ना टारगेट सेट कर दिए। सरकार ने ये बोला कि महेश जैसी जो भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो प्लास्टिक की थैली में अपना सामान बेच रही है ना, तो सरकार ने ये बोल दिया कि भाई 2021-22 तक आपको 35% अपना जो प्लास्टिक है वापस कलेक्ट करना है। फिर 2022-23 में टारगेट सरकार ने रेज कर दिया 70%। मतलब जितना भी प्लास्टिक की फॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो ना, वो प्लास्टिक वापस आपको इकट्ठा करना है, उसमें से 70% तो करना ही करना है। 100 प्लास्टिक की थैलियां आपने कस्टमर्स को दी जिसमें आपका प्रोडक्ट था, 100 में से 70 थैलियां वापस आपके पास आनी चाहिए। 2024-25 में सरकार ने टारगेट बढ़ा के कर दिया 100%। लेकिन क्या ये जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है? आंसर है नो, नहीं हो रहा है। आप भी देखते हो नहीं हो रहा है। तो सरकार अब एक कदम आगे गई है। सरकार अमेंडमेंट लेके आई है इन रूल्स में। सरकार कहती है, सरकार ने खुद माना कि जितना देखो हमने सोचा था वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ 50-60% ही प्लास्टिक कंपनीज कलेक्ट करती हैं, वापस तो वो छोड़ देती हैं। फिर वो इधर उधर किसी गली में प्लॉट होगा
और प्लॉट में कूड़े का ढेर पड़ा होगा, वहां पे वो प्लास्टिक मिल जाएगा, सड़क के आसपास मिल जाएगा। तो इसलिए अब सरकार ना बढ़िया रूल लेके आई है। सरकार कहती है 31 मार्च 2026 के बाद में हम कलेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे। कंपनीज अपना प्लास्टिक वापस नहीं इकट्ठा कर रही हैं, तो हम एक कदम ऊपर जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब कंपनीज को बोल रहे हैं कि भाई तुम जो अपना प्रोडक्ट जिस प्लास्टिक की थैली में बेच रहे हो ना, उस प्लास्टिक की थैली में एक निश्चित परसेंटेज जो होगा प्लास्टिक का, वो रिसाइकल्ड होगा। समझ रहे हो? जैसे महेश चिप्स बेच रहा था ना, अब महेश अपनी एक थैली में चिप्स बेच रहा है, जो एक प्लास्टिक की थैली है ना, उसमें एक निश्चित परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक जो होगा वो रिसाइकल्ड होगा। यानी पुराना जो प्लास्टिक महेश ने बेचा था ना, पुरानी जो प्लास्टिक की थैली महेश ने दी थी ना 2 साल पहले, अब उसी को रिसाइकल महेश करेगा और एक निश्चित परसेंटेज होगा नई प्लास्टिक की थैली में। समझ गए? जैसे सरकार ने ये बोल दिया, अभी तो मैंडेट ये रखा गया है 2026 में 30% रिसाइकल्ड मटेरियल मस्ट बी यूज्ड इन न्यू पैकेजिंग। नई जो पैकेजिंग है ना, उसमें से 30% रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक है वो यूज करना पड़ेगा। यानी पहले जो यूज किया था उसी को फिर से यूज करना पड़ेगा 30%। 2028-29 तक टारगेट रखा है कि इसे बढ़ा के 60% कर दिया जाएगा। सरकार फेज वाइज अप्रोच अपना रही है। समझ गए? और कंपनीज को ना फिर आगे धीरे धीरे अपनी जो अप्रोच है ना, वो रीयूजेबल वाली करनी पड़ेगी। यानी जो भी वो प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज कर रही है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिसे बार बार रीयूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो, एक बार चिप्स खाए और फेंक दिया, नहीं, ऐसी पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए। जिसे बार बार यूज किया जा सके, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। फिर राइटर ना कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं इस चीज का कि रूल्स तो बढ़िया है, लेकिन कुछ कमियां छोड़ दी सरकार ने। क्या कमियां छोड़ दी? अगर देखो एक कंपनी 2025-26 तक अपना टारगेट ये नया वाला पूरा नहीं करती है ना, रिसाइकलिंग वाला, तो ना वो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। मान लो इस साल का टारगेट कंपनी ने नहीं फॉलो किया, कोई बात नहीं, उसके ऊपर सरकार फाइन नहीं लगाएगी। सरकार ये कह रही है कि आने वाले 3 सालों में आप अपना इस साल का जो डेफिसिट रह गया है वो धीरे धीरे करके पूरा कर लो, 1/3 करके पूरा कर लो। तो राइटर बोलते हैं भाई इससे तो कंपनी में डर ही पैदा नहीं होगा। कंपनी को यह लगेगा इस साल पूरा नहीं हुआ टारगेट नए रूल्स का, तो कोई बात नहीं, 3 साल हैं हमारे पास में, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेंगे, आगे की आगे देखेंगे। तो कंपनीज में डर तो नहीं पैदा हुआ ना। पहली चीज ये है। ये देखो 4 ईयर का एक्सटेंशन, बल्कि 3 साल का नहीं, 4 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, तो अर्जेंसी नहीं आएगी कंपनीज के अंदर कि नए रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। और एक चीज ये भी है, ईपीआर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग भी हो सकती है। मान लो महेश की एक फैक्ट्री है, सरकार ने नया ऑर्डर क्या दिया था? सरकार ने ऑर्डर यह दिया था ना कि 30% रिसाइकलिंग होनी चाहिए, नई पैकेजिंग में 30% रिसाइकल्ड वाला माल यूज होना चाहिए। लेकिन मान लो महेश ने 30 के बजाय 70% रिसाइकल वाला यूज कर लिया, तो महेश ने तो अच्छा काम किया है, महेश को मिलेगा ईपीआर सर्टिफिकेट। महेश को क्या मिलेगा? ईपीआर सर्टिफिकेट, क्योंकि जितना सरकार ने बोला था उसने उससे ज्यादा रिसाइकल्ड वाला यूज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक रमेश की फैक्ट्री है, रमेश की फैक्ट्री बिस्किट बेचती है, लेकिन सरकार ने जो 30% कम से कम रिसाइकल्ड वाला यूज करने के लिए बोला था ना नई पैकेजिंग में, और रमेश ने कितना यूज किया? रमेश ने यूज किया सिर्फ 10%। तो रमेश ने कम किया, महेश ने ज्यादा कर लिया। तो महेश ने ज्यादा किया, उसको मिल जाएंगे ईपीआर सर्टिफिकेट, ज्यादा यूज उसने रिसाइकल्ड वाला किया, और महेश अपना सर्टिफिकेट बेच सकता है किसको? रमेश को, क्योंकि रमेश ने कम रिसाइकल्ड वाला यूज किया था। समझे? यह सरकार ने अलाउ किया है। जैसा देखो कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग होती है, ठीक वैसा ही ईपीआर सर्टिफिकेट की भी ट्रेडिंग होगी। लेकिन राइटर की शिकायत यह है कि भाई तुम ना सर्टिफिकेट की ही मार्केट बना रहे हो,
एक्चुअल में इन्वायरमेंट इससे नहीं सेव होने वाला है। और ना राइटर की एक शिकायत यह भी है, जैसा इंदौर का मॉडल है, आप में से बहुत सारे लोग इंदौर से होंगे, है ना। तो क्या है इंदौर में, क्या है, अवेयरनेस फैलाई गई जनता में, जनता को बोला गया कि भाई शुरुआत से ही ना तुम जो अपना डस्टबिन है ना अलग अलग सेग्रीगेट कर लो, ये डिग्रेडेबल वाला कूड़ादान है, ये नॉन डिग्रेडेबल वाला है, ये प्लास्टिक वाला है, सब अलग अलग कर लो। उससे क्या होगा, अवेयरनेस फैली तो उस प्लास्टिक वाला सब इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको ना प्रोसेस करना, रिसाइकल करना आसान है। तो ये वाला मॉडल पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए था, बजाय ईपीआर सर्टिफिकेट वाला। सरकार ने तो सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया है कि भाई तुम ही करो, सर्टिफिकेट भी आपस में कंपनीज लेती रहें, खरीदती रहें। देखो पहले भी देखा गया है, इससे कुछ खास फायदा होता नहीं है, समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल था, हमने डिस्कस किया। ये 2019 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एक्ट में है? ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में है। आसान क्वेश्चन था, ये देखो डी आंसर है। फिर 2018 में मेंस का ये क्वेश्चन पूछ लिया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आप अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं प्री का और मेंस का। ये है प्री का जो आपको अटेम्प्ट करना है। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, क्योंकि मैं आगे स्लाइड आगे लेके जाऊंगा तो आप आंसर देख लोगे। तो मैं ईमानदारी से आप कमेंट में आंसर कर दो और फिर अपना मैच कर लेना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, जल्दी से आंसर देख लिया अब आपने। ये मेंस का क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, सर्कुलर इकोनॉमी, एपीआर क्रेडिट ट्रेडिंग, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, इन्फोर्समेंट गैप। आज कीवर्ड्स ज्यादा अच्छे नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर देखो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है, और आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो एनर्जी वाला टॉपिक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो हमारे देश में टोटल जितनी पावर जनरेट होती है ना, उसमें से सिर्फ 3% न्यूक्लियर एनर्जी है, सिर्फ 3%। जबकि फ्रांस में टोटल जितनी पावर जनरेट होती है ना, 70% न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी के देखो बहुत सारे फायदे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा तो क्या है? बेस लोड पावर। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। सोलर एनर्जी में सूरज आपको पता है 24 घंटे तो चमकता नहीं है, दिन में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रात को नहीं हो रही है, लगातार कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है। विंड एनर्जी में भी कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही है, समझ रहे हो, ये दिक्कत है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में ऐसी दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी बेस लोड पावर है, 24 घंटे 7 दिन प्रोड्यूस हो सकती है, समझ गए। लेकिन सिर्फ 3% अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे पूरे देश में, वो न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर एनर्जी है। और सरकार का टारगेट ये है इसे ना 100 गीगावाट ले जाने का, 100 गीगावाट ले जाने का, अब मतलब 1 लाख मेगावाट ले जाने का। और जानते हो अभी कितनी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी कितनी जनरेट होती है? सिर्फ 8000 मेगावाट जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे देश में। तो इतना ज्यादा गैप है, समझ गए। ये देखो 8180 मेगावाट अभी सिर्फ प्रोड्यूस होती है। इसलिए सरकार ना एक एक्ट लेके आई है, शांति एक्ट। शांति एक्ट सरकार लेके आई है। शांति एक्ट देखो जबरदस्त काम करता है। अभी तक ना न्यूक्लियर एनर्जी में ना सरकार की मोनोपोली थी। सरकार कहती थी कि भाई हम ही सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब ये मोनोपोली सरकार खत्म करने वाली है। सरकार कहती है जो ये सिविल यूज है ना वो कर मतलब देखो आपको पता है अब जैसे यूरेनियम वगैरह है, अब इससे तो बम भी बनते हैं और बिजली भी पैदा होती है। तो सरकार अपनी मोनोपोली छोड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो बम बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सरकार अपनी मोनोपोली जो है वो छोड़ रही है। ये देखो 1962 का ये एटॉमिक एनर्जी वाला एक्ट था ना, ये सरकार की मोनोपोली क्रिएट करता था। अब सरकार इसमें रिप्लेसमेंट करके और ये जो सिविल
ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों को सरकार रिप्लेस करके जो भी प्रोविजंस थे, सरकार शांति एक्ट लेके आ रही है। अब ये जो एक्ट है ना, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 वाला, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें देखो ये दिक्कत थी, प्रोविजन ये था कि जिस सप्लायर ने इक्विपमेंट भेजे हैं, कल को देखो एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सप्लायर की भी लाइबिलिटी फिक्स होती थी। अब इस चक्कर में ना बाहर के जो सप्लायर थे वो इंडिया में आते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार हम अपना इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे और कल को एक्सीडेंट हो गया तो हमारे भी लाइबिलिटी आ जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर सप्लायर इंडिया में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस वजह से सरकार ने दोनों कंट्रोवर्शियल एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में सरकार की मोनोपोली, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में सप्लायर की लाइबिलिटी, जिस वजह से सप्लायर आना नहीं चाहते थे, सरकार ने दोनों की जगह शांति एक्ट सरकार लेके आई थी, शांति बिल लेके आई थी 2025 की बात है, दिसंबर की, जो कि देखो हमारे देश में ना न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा। समझ गए? 3 रेवोल्यूशनरी चेंजेस सरकार ने किए हैं शांति एक्ट में। सबसे पहले टाटा, रिलायंस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जिनकी बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी वगैरह हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो जैसे मान लो रिलायंस की रिफाइनरी है, उनको बिजली बनानी है, पहले वो ना कोयले का पावर प्लांट बनाते थे अपनी रिफाइनरी चलाने के लिए, लेकिन अब वो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। समझ गए? ये देखो, तो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया गया है कि वो अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकें। फिर देखो, एक दिक्कत ये थी पहले, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये किसके अंदर आता था? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। अब एक बात बताओ यार, खुद ही जो रेगुलेटरी बोर्ड है जिसका काम है ओवरसाइट, जिसका काम है वॉचडॉग का, जिसका काम है ऊपर से नजर रखने का, वो खुद ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आ रहा है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकता था? नहीं। तो सरकार ने शांति एक्ट में बोला है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को हम स्टैट्यूटरी स्टेटस देंगे, यानी अलग से एक एक्ट के थ्रू बनाएंगे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम नहीं करेगा, अलग से इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। दूसरा पॉइंट, फिर लायबिलिटी रिफॉर्म का तो मैंने आपको बता ही दिया। जो फॉरेन फर्म्स है ना, उनको सील्ड दिया गया है, यानी जो सप्लाई करेंगे इक्विपमेंट्स वगैरह, सप्लायर की लायबिलिटी नहीं होगी, तो उनको भी सील्ड प्रोवाइड किया गया है। और देखो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भाई देखो, हमारे देश में तो आज के समय में आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इन्वेस्टमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारे देश में प्रोड्यूस हो। अकेला सरकार 1 लाख मेगावाट वाला टारगेट पूरा नहीं कर सकती, सरकार को चाहिए प्राइवेट कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज कब आएंगी? जब ये छोटी मोटी रुकावटें जो है सरकार हटाएगी और प्राइवेट कंपनीज पैसा लेके आएंगी, प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश करेंगी। समझ गए? अभी देखो हमारे देश में ना पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत कम होता है। ये देखो, इंडिया में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन सिर्फ 1400 यूनिट है, बहुत कम है। यूएसए में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 12,000, चाइना में 7,000। और हम देखो विकसित भारत का सपना संजो रहे हैं, तो विकसित भारत तब बनेगा जब हमारे देश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, और ये तब होगा जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सस्ती एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, कोई एमिशन नहीं होता। सरकार ने तो एक और टारगेट रखा है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे, मतलब कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी का रोल है बहुत बड़ा। ये देखो, और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ना आपको 10 गुना कम लैंड चाहिए। एक छोटी जगह पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हो, और जैसा पहले मैंने बताया 24/7 बेस लोड है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ दिन के समय प्रोड्यूस होगी या फिर शाम के समय होगी, कभी भी हो सकती है। अच्छा, अब कुछ चैलेंजेस, मतलब कुछ जो सरकार ने काम किए हैं, उसके बाद चैलेंजेस की बात करेंगे। देखो सबसे पहले इंडिजिनाइजेशन ऑफ फॉरेन डिजाइन्स। अभी क्या है, जैसे ये वेस्टिंग हाउस है ना, ये यूएसए की कंपनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाती है।
ये लोग ना न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह बनाते हैं ना, बहुत महंगा डिजाइन करते हैं। जैसे यहां पे देखो, पर मेगावाट $5 मिलियन ये लेते हैं, बहुत बड़ी रकम है। चाइना ने एक अच्छा काम क्या किया, चाइना ने ना अपनी देसी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब देसी इंडस्ट्री तो आपको पता है बहुत किफायती ढंग से कैपेसिटी जनरेट कर लेती है। विदेशी कंपनीज तो बहुत पैसा लेती हैं, बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। तो इंडिया को भी ना चाइना से सीखना चाहिए। मेक इन इंडिया पे सरकार फोकस करेगी ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अगर हमारे देश की ही लोकल कंपनीज बनाएंगी ना, बहुत सस्ता बना देंगी। और ये जरूरी भी है। जरूरी किस लिए है, क्योंकि भाई हमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर कैपेसिटी प्रोड्यूस करनी है और फॉरेन कंपनी से काम नहीं चलेगा, देसी कंपनीज की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर सरकार ने एक अच्छा काम किया है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होंगे, जैसे देखो फैक्ट्री में ही ना मॉड्यूलर रिएक्टर के पुर्जे बना दिए। जैसे ये पुर्जा है और कोई पुर्जा मान लीजिए एक मोबाइल पुर्जा है, ये पुर्जे पुर्जे बना दिए फैक्ट्री में, और जहां पे ये मॉड्यूलर रिएक्टर इस्टेब्लिश करना है ना, सारे पुर्जों को आपस में असेंबल कर दिया। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, इसका फायदा यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ना इस्टेब्लिश करना आसान है, क्योंकि मॉड्यूल्स तो फैक्ट्री में बन गए, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे सरकार का फोकस है। अब कोई स्टील फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री को भाई बहुत बिजली चाहिए, अब वो कोयले का प्लांट लगाए, उसमें बहुत टाइम लग जाए। इससे अच्छा तो ये है ना, वो फैक्ट्रीज को ऑर्डर दे कि भाई हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है, आप इसके मॉड्यूल्स बना के हमें भेज दो, हम यहां पे असेंबल करवा देंगे। तो सोच के देखो कितना जल्दी इनका प्लांट लग जाएगा, है ना। तो सरकार 20,000 करोड़ रुपए दे रही है 5 देसी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मॉड्यूल्स पे। फिर एक चीज सरकार ने ये की है, देखो थोरियम हमारे पास में बहुत ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है हमारे देश में। तो ये जो एक टाइप का ये हेलेऊ, ये यूरेनियम की एक फॉर्म है ना, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो ना अभी जैसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, मान लो ये इंडिया की बेट है, मतलब इंडिया को ये लगता है कि हमारे देश में जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है ना, वो बेस्ट ढंग से इंडिया के काम आ सकता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, क्योंकि उस जो थोरियम है उसमें यूज होता है। लेकिन ना अब ये हेलेऊ की सहायता से ना थोरियम को ना फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी जो थ्री स्टेज का न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसे 2 स्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है इस हेलेऊ की सहायता से। समझ गए, 3 स्टेज को अगर 2 स्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है तो भाई टाइम बहुत ज्यादा बच गया ना। पहले 3 स्टेज थी, लेकिन बीच वाली जो स्टेज थी उससे गुजरना ही नहीं पड़ा प्रोसेस को, तो टाइम बहुत कम हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं करी, मतलब मुझे थोड़ा कम टाइम था। हेलेऊ के बारे में आप थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक तो देखो कैपिटल कॉस्ट काफी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया ना, फॉरेन डिजाइनर जो हैं, फॉरेन कंपनीज पर मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करने का बहुत पैसा लेती हैं, इसलिए देसीपन अपने को लाना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंपनीज की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने की भी एक समस्या है, रिस्की है। आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो इसको मैनेज करने की, डिस्पोज करने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। पब्लिक परसेप्शन, अब न्यूक्लियर डिजास्टर कुछ हो चुके हैं, 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर जो जापान में हुआ था, और चर्नोबिल डिजास्टर 1986 में यूक्रेन में हुआ था। तो मतलब ये बड़े बड़े डिजास्टर्स थे जिन पे वेब सीरीज भी बनी है। तो अभी जैसे ईरान में वार चल रहा है, वहां पे भी खबरें आती हैं कि हाँ ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट पे बम गिराया गया है, रिस्क रेडिएशंस वगैरह ना निकल जाएं। तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन थोड़ा न्यूक्लियर एनर्जी के ना अगेंस्ट ही रहता है। तो ये क्वेश्चन है 2014 में यूपीएससी ने पूछा था, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड था, ये आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर तो आप देख ही लोगे। 2017 में ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित।
ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बिल है, आर्टिकल है आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल, और आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, काफी समय 2014 से पहले ना काफी समय से एक मांग चल रही थी कि आंध्र प्रदेश को काट के 2 राज्य बनाए जाएं, एक आंध्र प्रदेश एक तेलंगाना। फाइनली देखो यूपी की सरकार जा रही थी ना, 2014 में 2 राज्य बना दिए गए, एक एपी दूसरा तेलंगाना। अब देखो आंध्र प्रदेश में ना एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता था हैदराबाद सिटी से। तो जब 2 टुकड़े किए गए आंध्र प्रदेश के, हैदराबाद सिटी किसको दिया गया? हैदराबाद सिटी दिया गया तेलंगाना को। तो ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 टुकड़े हो गए। जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का था, जो एकजुट आंध्र प्रदेश था, उसका मेजर रेवेन्यू हैदराबाद से आता था, अब हैदराबाद दे दिया गया तेलंगाना को। तो आंध्र प्रदेश जो दूसरा टुकड़ा था ना, उसको दिक्कत आई कि अब यार हमारे पास हैदराबाद तो है नहीं, तो रेवेन्यू कहां से लाएं? तो चंद्रबाबू नायडू, उनको क्रेडिट मिलता है कि हैदराबाद सिटी को इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें यानी आंध्र प्रदेश जो एक टुकड़ा था उसको हैदराबाद नहीं मिला, हैदराबाद दूसरे को मिल गया, लेकिन हम हैदराबाद जैसी वर्ल्ड क्लास सिटी इस्टेब्लिश करेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू ने उसी लीग पे चलते हुए एक कैपिटल, एक सिटी इस्टेब्लिश करने की योजना बनाई जिसका नाम था अमरावती, जिसका नाम था अमरावती। चंद्रबाबू नायडू का सपना था कि हैदराबाद की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास सिटी हम इस्टेब्लिश करेंगे अमरावती की फॉर्म में। कृष्णा रिवर के किनारे पे है अमरावती, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो। और आपको पता है रिवर के आसपास का जो लैंड है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। तो अमरावती सिटी जो इस्टेब्लिश हुई वो काफी फर्टाइल लैंड पे इस्टेब्लिश हुई है। अब सरकार को क्या चाहिए था? लैंड चाहिए था सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। सरकार चाहती तो देखो लैंड एक्विजिशन एक्ट से भी लैंड एक्वायर कर सकती थी, लेकिन सरकार ने बोला नहीं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की सहायता से अगर हम लैंड एक्वायर करेंगे तो हमें ना लंबा समय लग जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू ने ना अमरावती सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो लैंड चाहिए था ना, वो एक इनोवेटिव मॉडल की सहायता से एक्वायर किया। क्या बोला? चंद्रबाबू नायडू ने ना लैंड पुलिंग स्कीम निकाली। लैंड पुलिंग स्कीम मतलब किसानों को बोला कि भाई तुम अपना मुझे लैंड दो, मैं बदले में तुम्हें रेजिडेंशियल प्लॉट दूंगा वहां पे, इसके साथ साथ 10 सालों तक तुम्हें ना एक निश्चित रकम मिलती रहेगी, काइंड ऑफ पेंशन 10 सालों तक। तो तुम्हें कंपनसेशन भी मिलेगा, तुम्हें प्लॉट भी मिलेगा, फायदा ही फायदा है, मतलब समझ गए? तो किसानों को लगा यार ये तो बढ़िया स्कीम है, हमें पैसा भी मिल रहा है, हमें प्लॉट भी मिल रहा है। तो किसानों ने ना खुद ही वॉलंटियर किया कि भाई ले लो हमारी जमीन, ले लो ले लो ले लो, क्योंकि हमें तो फायदा हो रहा है इससे। तो ये थी लैंड पुलिंग स्कीम। और ज्यादातर जो लैंड था ना वो देखो आंध्र प्रदेश के ना कामा ही है, शायद कामा कम्युनिटी का था, जो कि ना चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल बेस था। तो वैसे भी चंद्रबाबू नायडू को तो फायदा ही होने वाला था, क्योंकि उन्होंने अपने फॉलोअर्स के ही पैसे बनवाए, और जो उनका सपना था अमरावती सिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, तो वो भी दोनों के लिए, दोनों ही मतलब काम एक तीर से हो रहे थे, एक तीर से 2 निशाने वाली बात थी। अब इसमें देखें कुछ दिक्कतें क्या थी? दिक्कतें देखो ये थी, किसानों को तो पैसे मिल गए, लेकिन किसानों के खेतों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनका क्या? उनको तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिसकी जमीन थी उसको तो पैसे भी मिले और प्लॉट भी मिले, लेकिन जो लैंडलेस मजदूर थे उनको कुछ नहीं मिला, पहला नुकसान। दूसरा देखो एक चीज ये हुई ना, उपजाऊ भूमि का यूज किया गया अमरावती इस्टेब्लिश करने के लिए, जबकि देखो बंजर भूमि का भी यूज किया जा सकता था। और पॉलिटिक्स में एक चीज जानते हो क्या होती है? पॉलिटिक्स में एक चीज ये होती है, अब मान लो चंद्रबाबू नायडू वर्ल्ड क्लास सिटी बना लेते तो इतिहास में उनका नाम छप जाता। तो ना 2019 से पहले जगन मोहन रेड्डी जो थे
उन्होंने ना ये बोला कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो है अमरावती को इस्टेब्लिश करने के लिए सेंटर से कोई पैसा वैसा नहीं ला सके हैं, ये पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं और आंध्र प्रदेश के इंटरेस्ट सिक्योर नहीं कर पाए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो ये सब बातें उन्होंने बोली, उन्होंने इलेक्शन इशू बनाया, वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन 2019 में वो जीते ना, तो उन्होंने अमरावती, उन्होंने ये बोला कि भाई आंध्र प्रदेश को ना एक कैपिटल नहीं चाहिए, हम 3 कैपिटल बनाएंगे। जैसे साउथ अफ्रीका में है ना, पॉलिटिकल कैपिटल अलग, जुडिशियल कैपिटल अलग और लेजिस्लेचर कैपिटल अलग, मतलब अलग अलग कैपिटल बनाएंगे हम। आंध्र प्रदेश में एक कैपिटल नहीं होगी, अमरावती। ये जगन मोहन रेड्डी ने बोला 2019 में सत्ता में आने के बाद। क्यों बोला? क्योंकि देखो आपको पता है ना, उनको पता था इस चीज का, एक कैपिटल बन गई अमरावती और बढ़िया बन गई तो इतिहास में नाम सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का आएगा, जबकि नहीं चाहते थे जगन मोहन रेड्डी कि उनका नाम हो। इसलिए वो बोला कि नहीं, अमरावती को मैं बनने ही नहीं दूंगा, मैं 3 कैपिटल बनाऊंगा। तो यहां पे पॉलिटिक्स हो गई। मतलब जो उन्होंने पॉलिटिक्स, देखो हर कोई कर रहा है, ऐसा नहीं है जगन मोहन, ये चंद्रबाबू नायडू मान लीजिए, कांग्रेस, बीजेपी, सब, मतलब आम जनता का चाहे नुकसान हो। आप बोलोगे सर आप यूं क्यों बोलते हो पॉलिटिशियंस को? भाई मैं तो जनता की तरफ से बोलूंगा ना यार, मैं एक देश का नागरिक हूं, मैं चाहूंगा हमारे देश के लोगों का फायदा हो, पॉलिटिशियंस का फायदा थोड़ी ना हो। पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना किसका काम है? मेरा काम है, आप लोगों का काम है। दिक्कत तब होती है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से आप क्वेश्चन पूछते हो, दूसरी से नहीं पूछते। हमारा काम एज ए सिटीजन सबसे क्वेश्चन पूछना है, देश का फायदा है, सिटीजन्स का फायदा है, ठीक है। तो अब क्या था, हाँ एक क्रिटिसिज्म ये भी था कि जगन मोहन ने ये भी बोला कि भाई तुम अमरावती तो डेवलप कर रहे हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में और भी तो पिछड़े इलाके हैं ना, रायलसीमा है, कोस्टल आंध्रा है, ये भी तो पिछड़े इलाके हैं, इनको तो तुम डेवलप नहीं कर रहे हो। समझे? ये भी एक क्रिटिसिज्म था। तो 3 कैपिटल्स बनाने की बात बोली जगन मोहन रेड्डी ने। विशाखापट्टनम होगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जहां पे सरकार के ऑफिस होंगे, अमरावती होगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, जहां पे स्टेट असेंबली होगी, और कुरनूल होगा जुडिशियल कैपिटल, जहां पे हाई कोर्ट होगी। अब जगन मोहन रेड्डी ने जब ये फैसला लिया कि मैं 3 कैपिटल बनाऊंगा, तो देखो अमरावती का कंस्ट्रक्शन रुक गया, किसान जिनकी जमीन ली गई थी उनको नुकसान हो गया, क्योंकि सारा काम तो रुक गया। किसान बोलने लगे हमारी जमीन वापस दे दो यार, हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो मामले कोर्ट में पहुंच गए, सब कुछ ठप पड़ गया, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो गई। समझ गए? लेकिन देखो फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है 2024 में, फिर से इलेक्शन जब होते हैं, चंद्रबाबू नायडू फिर से सत्ता में आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो अपना पुराना जो प्रोजेक्ट है वो रिवाइव करूंगा, अमरावती को मैं फिर से डेवलप करूंगा, मुझे 3 कैपिटल नहीं चाहिए। समझ गए? क्योंकि उनका तो सपना था कि मैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। तो अब उनका गठबंधन भी है बीजेपी के साथ में। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ, पार्लियामेंट ने भी कंफर्म कर दिया है अमरावती जो होगी वो कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की। पार्लियामेंट ने भी कंफर्म कर दिया है। और देखो एक चीज, जब आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े किए थे ना, पहले 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ना, आंध्रा वालों ने ये मांगा था कि भाई तेलंगाना तो हमसे आप अलग कर रहे हो और हैदराबाद भी उनको दे रहे हो, लेकिन हमें ना स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ताकि हमें कुछ तो एक्स्ट्रा पैसे मिले अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो एश्योरेंस तो दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया आंध्र प्रदेश को। उसकी भी अलग मजबूरियां हैं, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, बॉर्डर स्टेट को दिया जाता है, पहाड़ों वाले राज्य को दिया जाता है, लेकिन यहां पे आंध्रा को एज सच वो दिक्कत नहीं है। बिहार भी काफी समय से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांग रहा है, लेकिन नहीं दिया गया। बट अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक कोशिश जरूर की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना आंध्रा को यह बोला है कि भाई हम आपको ना पैसा दिलवाएंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाएंगे, दूसरे जो बड़े बड़े संस्थान हैं वर्ल्ड के, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हम आपको पैसा दिलवाएंगे बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि आप बढ़िया से डेवलपमेंट ला सको। यानी सरकार ने यह कोशिश जरूर की है। कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, चंद्रबाबू नायडू सहयोगी पार्टी है, तो उन्होंने अमरावती को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू ऑफिशियल कैपिटल मान लिया है। और दूसरा,
दूसरा क्या किया गया है, पैसा दिलवाने की बात बोली है, हम आपको कम इंटरेस्ट पे पैसा दिलवाएंगे। लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज्यादा मदद नहीं दे रहा है आंध्र प्रदेश को, क्योंकि लोन मिलेगा ना, ये वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं, ये पैसा देंगी, ये लोन की फॉर्म में देंगी ना, अब चुकाना तो पड़ेगा, बेशक कम इंटरेस्ट रेट पे है। ठीक है, तो ये वही बात है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बोला था कि देंगे, लेकिन देखो बाद में 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद में अब स्पेशल स्टेटस मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो कुल मिला के हमने डिस्कस कर ही लिया। ये की टर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप यानी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, ये मतलब होता है पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप का मतलब इतनी ज्यादा आप एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोजीशन ले लेते हो कि डिजायर्ड आउटकम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में कुछ ऐसा ही हो गया। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। 2013 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और ये प्रीलिम का क्वेश्चन जो 2015 में पूछा था यूपीएससी ने, आपको ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जैसे तैसे करके देखो हमने डिस्कस कर लिया। आज प्रयागराज में था, बाकी कल फिर से मिलेंगे। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।